हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था सामान्य कार्यवाही, वो हमारा समाप्त हो गया था कल। आज हम देखेंगे विधायी कार्यवाही क्या होती है, कानून बनाने की प्रक्रिया है ना, कानून कैसे बनता है सदन में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग, ठीक है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो क्या होता है विधायी कार्यवाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के जरिए में प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। तो विधायी कार्रवाई क्या होती है, इसमें क्या होता है, विधेयक बनता है, बिल पास करवाया जाता है ना, विधेयक के जरिए क्या होता है, कानून बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक विधेयक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं ना, विधेयक होता है जिसे हम लोग बिल भी बोलते हैं। बिल पास कराना सुना होगा आपने, है ना, विधेयक पास कराना है। तो क्या होता है, विधेयक किसके लिए होता है, कानून बनाने का एक प्रस्ताव होता है, कानून बनाने का, कानून बनाने का प्रस्ताव। अब देखिए विधेयक दो प्रकार के होते हैं, है ना, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक निजी तौर पे होता है, एक सरकारी होता है। और जो निजी होता है वो किसी, जो सदन है, संसद के दोनों सदनों में से किसी का एक सदस्य होगा। जो निजी होगा किसी सदस्य द्वारा किया जाता है। ये दो प्रकार के होता है। मान लीजिए एक निजी है तो किसी सदस्य द्वारा होगा, ठीक है, किसी सदस्य द्वारा होगा। अगर मान लीजिए सरकारी हुआ, सरकारी विधेयक हुआ तो गवर्नमेंट द्वारा होगा, ठीक है, सरकार द्वारा पारित कराया जाएगा, सरकार द्वारा होगा। तो दो प्रकार के होते हैं विधेयक, एक होता है निजी होता है, एक होता है सरकारी। और जो निजी होता है कौन पारित करवाता है, वो संसद के किसी सदस्य द्वारा, ठीक है, संसद के किसी सदस्य द्वारा पारित कराया जाता है निजी विधेयक। और जो सरकारी विधेयक होता है वो सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा पारित कराया जाता है। दो प्रकार का हो गया। अब बात आती है कि पारित कहाँ होता है विधेयक, तो ऑब्वियस सी बात है, संसद में पारित होता है ना, संसद द्वारा पारित किया जाता है, संसद द्वारा पारित, संसद के द्वारा पारित किया जाता है। और कैसे पारित होता है, हमने पढ़ रखा है कि पहले चर्चा होता है, फिर मतदान होता है, पहले चर्चा होती है प्लस मतदान होता है, चर्चा प्लस मतदान के बाद ये पारित होता है। और एक सदन में नहीं पारित होता है, ये दोनों सदनों में पारित होता है ना। पहले मान लीजिए चाहे लोकसभा में पहले हो चाहे राज्यसभा में पहले हो, दोनों सदनों में इसे पारित कराया जाता है, तब जाके कानून बनता है। मान लीजिए संसद में पारित हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, है ना, राष्ट्रपति, इतना सब काम होने के बाद क्या चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तब कानून बन जाता है, ठीक है, कानून बन जाता है। यही प्रक्रिया है कानून बनाने की, यही प्रक्रिया है। कोई भी विधेयक या बिल पास कराना है, कानून बनाना है, कानून बनाने का हमने प्रस्ताव देना है, तो क्या करना होगा, पहले या तो निजी हो सकता है या तो सरकारी हो सकता है। निजी कौन करेगा, सदन का कोई सदस्य द्वारा निजी विधेयक बिल पारित कराया जाएगा। और जो सरकारी होगा तो सरकार के द्वारा होगा। और किस, कहाँ पे होता है, संसद में होता है, संसद के दोनों सदनों में पारित होता है, ठीक है, एक सदन नहीं, अगर पहला सदन किया दूसरा नहीं किया तो पारित नहीं होगा, दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। जब संसद में इसे पारित कराया जाता है तो पहले चर्चा होती है, फिर मतदान कराया जाता है, ठीक है, मतदान कराया जाता है। अगर यहाँ से पारित हो जाता है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद राष्ट्रपति की हमको पहले अनुमति लेनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो हमारा कानून बन जाता है या लागू हो जाता है। तो यही प्रोसेस है कानून बनाने का, ठीक है। अब बात आती है कैसे होता है, प्रथम सदन द्वितीय सदन के बारे में चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो चर्चा मतदान हो रहा है दोनों सदनों में किस प्रकार से जाता है, प्रथम सदन में क्या होता है, द्वितीय सदन में क्या होता है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये समझ में आ गया कि दो प्रकार के होते हैं हमारे। अब इसको हम समझेंगे थोड़ा अच्छे से कि किस प्रकार से संसद में कानून बनता है, ठीक है। तो हमारा जब पहले सदन में जाता है, ठीक है, हम पहले सदन में देखते हैं, प्रथम सदन में, चाहे वो लोकसभा लीजिए चाहे वो आप राज्यसभा लीजिए, हम पहले प्रथम सदन में देखेंगे। इसमें क्या होता है, तीन चरण होते हैं, है ना, तीन चरण, जिसे संविधान में वाचन कहते हैं, वाचन, ठीक है, रीडिंग बोलते हैं। तो जो प्रथम वाचन होता है हम देखते हैं, पहले प्रथम वाचन,
है ना। प्रथम चरण या प्रथम वाचन देखते हैं। प्रथम वाचन क्या होता है, एक औपचारिक होता है, ओनली एक औपचारिक होता है। इसमें क्या होता है, विधेयक को पास कराया जाता है। ओनली क्या होता है इसमें, विधेयक को पास कराया जाता है। पास नहीं मतलब विधेयक को पेश कराया जाता है, ठीक है। विधेयक को पेश कराया जाता है किसके अनुमति से, सबसे पहले अनुमति लेनी ही पड़ती है। कोई भी विधेयक अगर आपको पेश करना है सदन में, तो आपको पहले स्पीकर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या सभापति से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने विधेयक को उसमें सदन में पेश कर सकते हैं। तो जो प्रथम वाचन होता है, एक उसमें होता है क्या, विधेयक को ओनली पेश किया जाता है सदन में। अब देखते हैं द्वितीय वाचन में क्या होता है। सारा काम द्वितीय वाचन में ही होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। द्वितीय वचन क्या होता है, द्वितीय वचन में होता है कि इसमें बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। 3 विकल्प दिए गए हैं द्वितीय वचन में कि किस प्रकार से आप इस विधेयक को पारित करा सकते हैं, इस कानून को आप पारित करा सकते हैं। तो इसमें क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं पारित कराने के लिए। विकल्प दिए गए, कितने विकल्प, 3 विकल्प दिए गए हैं। कौन कौन से विकल्प है, कि जो संसद है, जो सदन है, वो स्वयं चर्चा कर ले, है ना। पहला तो है कि सदन स्वयं चर्चा कर ले, खुद ही सारे प्रावधान को पढ़ के इसको पारित कर दे। तो ये तो बहुत मुश्किल बात है ना। सिर्फ सदन की बस की तो है नहीं, कि इतना वो समय देती भी नहीं है किसी भी विधेयक को पेश कराने के लिए, पास कराने के लिए, कि वो खुद बैठ के इतना चर्चा करे। तो 3 विकल्प होते हैं। पहला होगा स्वयं चर्चा हो गया, और दूसरा क्या हो गया, परवर समिति, परवर समिति को सौंप दे। दूसरा हो गया कि परवर समिति को सौंप दे, और तीसरा हो गया संयुक्त समिति। तीसरा है संयुक्त समिति को सौंप दे। अब बात आएगी कि सर कि ये परवर समिति क्या होता है। तो परवर समिति होता है कि उसी सदन का कोई सदस्य होता है, उसी सदन के सदस्य होते हैं, उसी सदन के सदस्य, चाहे जिस सदन में, चाहे मान लीजिए या लोकसभा में होंगे तो लोकसभा के सदस्य होंगे, या राज्यसभा में होंगे तो राज्यसभा के सदस्य होंगे। और जो संयुक्त समिति होता है, इसमें क्या होता है, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है। समझ में आ गया। इसकी जो संयुक्त समिति होती है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के सदस्य होते हैं। और जो परवर समिति होती है, जो परवर समिति होती है, उसमें उसी सदन के सदस्य होते हैं, जो भी सदन आप मान के, प्रथम सदन जो भी आप लिए हैं, मान लीजिए लोकसभा लिया है, तो लोकसभा के सदस्य होंगे, वही परवर समिति होगी। तो क्या करेगा सदन की, परवर समिति या संयुक्त समिति को सौंप देगा, है ना। ये लोग बैठ के ढूंढेंगे, प्रावधान को चेक करेंगे कि क्या प्रावधान इसमें रखना है, क्या प्रावधान इसमें से हटाना है, क्या नियम चेंज करने हैं, क्या कानून लागू करना है, ये सारी चीजें ये दोनों लोग देखते हैं। फिर क्या करते हैं, परवर समिति और जो संयुक्त समिति है अपना रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। एक रिपोर्ट तैयार करती है, और रिपोर्ट पर क्या होगा, फिर चर्चा होगा, चर्चा होगा प्लस मतदान होगा। मतदान के बाद क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है। और क्या होता है, और इसके बाद इसी में ही द्वितीय वाचन में ही क्या बन जाती है, सहमति बन जाती है ना। सहमत का निर्माण हो जाता है, सहमत निर्माण हो जाता है, ठीक है। सहमत का निर्माण हो जाता है द्वितीय वाचन में। तो हमने देख लिया कि इन्होंने रिपोर्ट क्या कर दी, एक रिपोर्ट तैयार कर ली और अपनी एक सहमति बना ली। और तृतीय वाचन हमने पहले ही बता दिया। तृतीय वाचन हम देखते हैं, तृतीय वाचन में क्या होगा, ये भी एक प्रकार के औपचारिक है। इसमें क्या होता है, चर्चा होता है प्लस मतदान होता है, जो कि साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। अभी हमने समझाया है ना, कि इसमें भी वही मतदान होगा, लास्ट में आके मतदान होगा, फिर पारित हो जाएगा। कैसे होगा, साधारण बहुमत से। हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है साधारण बहुमत क्या होता है, ठीक है। साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से हम इसको पारित करा लेते हैं। ये हम समझ गए तृतीय वचन में क्या होता है, एक भी। इसके बाद क्या होगा, इतना हमने कर लिया। इसके बाद क्या होता है, फिर हम दूसरे सदन में जाते हैं। पहले सदन में तो पारित हो गया, है ना, हमने समझ लिया, पहले सदन में पारित हो गया। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे सदन में। दूसरे सदन, मान लीजिए हमने लोकसभा में पारित करा लिया है, अब हम जाएंगे राज्यसभा में।
तो राज्यसभा में भी जो हमने इतने सब प्रोसेस किए, सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। जो हमने अभी समझा है यही सेम प्रोसेस होगा आपकी राज्यसभा में भी, ठीक है। दोनों सदन आपको समझ आ गए, प्रथम सदन में ऐसा होगा तो दूसरे सदन में भी यही सेम प्रोसीजर से ही कानून पारित हो जाता है, ठीक है। जो हमने विधेयक पेश करा था वो दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है, तो यही सेम चीजें उसमें भी 3 चरण होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, इसी सेम तरह होता है। अब मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे तो कानून आसानी से पारित हो गया, हमारे लोकसभा में पारित हो गया, हमारे राज्यसभा में पारित हो गया। अब मान लीजिए कि लोकसभा में तो पारित कर दिया, है ना, लोकसभा ने पारित कर दिया और क्या भेज दिया, दूसरे सदन में भेज दिया, और दूसरे सदन में पारित नहीं किया, है ना, उनको कुछ प्रावधान उनको पसंद नहीं आ रहे, वो मना कर रहे हैं इसे पारित करने के लिए, है ना, नहीं मान रहे कि आप इसमें कुछ कमी कीजिए या इसको घटाइए, इसको बढ़ाइए। और लोकसभा भी नहीं मान रहा है कि नहीं भाई हम इसको नहीं रखेंगे, इसको तो हम जरूर रखेंगे। अगर इनकी आपस में नहीं बन रही है ना, गतिरोध उत्पन्न हो रहा है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कि इसने तो पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा नहीं पारित कर रही, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा, तब एक होता है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है। अगर दोनों में आपसी सहमति नहीं बन रही है, राज्यसभा और लोकसभा में आपसी सहमति नहीं बन रही है, तब क्या होता है, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। चलिए उसके बारे में समझते हैं। ये तो हमने समझा कि मान लीजिए दोनों में सहमत बनी है तो कानून पारित बन जा रहा है, पहले राज्यसभा में पारित हुआ फिर लोकसभा में पारित हो गया। मान लीजिए अब हम समझेंगे कि लोकसभा में अगर पारित हो रहा है लेकिन राज्यसभा उसे पारित नहीं कर रही है, तब क्या होगा, तब क्या होता है, तब होता है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे कई साल का, तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इसके बारे में जो वर्णन करता है, आर्टिकल 108 में इसके बारे में वर्णन किया गया है संयुक्त अधिवेशन के बारे में, ठीक है। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल 108 क्या कहता है। तो आर्टिकल 108 क्या कहता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होगा, जो ज्वाइंट सेशन होगा, इसको कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति आहूत करेगा, राष्ट्रपति आहूत करेगा। हमने बताया था कि बुलाने को क्या कहते हैं, आहूत करना कहते हैं, तो राष्ट्रपति आहूत करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति इसे आहूत करेगा, बुलाएगा। और क्या होगा, और कब बुलाएगा, मान लीजिए अभी एक आती, ठीक है, राष्ट्रपति तो बुलाएगा, लेकिन संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है, अभी मैंने बताया कि दोनों सदनों में असहमत हो गया हो। चलिए देख लेते हैं कि कब बुलाएगा, समझ लेते हैं कि कब बुलाएगा। जो पहला पॉइंट हमने वही बताया था कि दोनों सदन असहमत हो, दोनों सदन असहमत हो। जब दोनों सदन असहमत होंगे तब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, राष्ट्रपति आहूत करेगा। और क्या होगा, या दूसरा जो सदन है विधेयक अस्वीकार कर दे। सेकंड हम देखें कि दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, है ना। जैसा मैंने बताया था कि मान लीजिए लोकसभा ने तो पारित करके भेज दिया दूसरे सदन को, और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे कि हम नहीं पारित करेंगे, तब क्या होगा, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। और कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति आहूत करेगा, बैठक को बुलाएगा। और क्या होगा, तीसरा, कि जो दूसरा सदन है बिना पारित किए विधेयक को 6 माह तक रोक ले। तीसरा है कि दूसरा सदन बिना पारित किए विधेयक को 6 माह तक रोक ले, है ना। जैसे हमने बताया कि उसको पसंद नहीं आ रहा विधेयक को अस्वीकार कर दे, तो यहां तो सिंपल हो गया कि उसने तो साफ साफ मना कर दिया और स्वीकार कर लिया कि हमें नहीं पसंद है भाई, हम नहीं पारित करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सदन ना ही अस्वीकार कर रहा है, ना ही उसको पारित कर रहा है, या ना ही ना पारित कर रहा है, वो अपने पास रख लेता है
6 माह के लिए, तब भी क्या होगा, तब भी संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ही आहूत करता है संयुक्त अधिवेशन को, ज्वाइंट सेशन को बुलाता है। अब बात आती है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, है ना। जब वो मीटिंग बुलाई जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, चलिए हम देख लेते हैं अध्यक्षता कौन करता है उसकी। देखेंगे हम अध्यक्षता, तो जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो कौन करता है, स्पीकर करता है ना। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है, स्पीकर करेगा इसकी अध्यक्षता। मान लीजिए अगर स्पीकर अनुपस्थित है, तब कौन करेगा, तब करेगा डिप्टी स्पीकर। अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर अनुपस्थित है, तब कौन करता है, तब करता है राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है, तब उपसभापति करता है। मान लीजिए उपसभापति भी नहीं है तो राष्ट्रपति किसी को मनोनीत कर देता है, किसी को अध्यक्षता दे देता है, लेकिन सभापति को कभी भी अध्यक्षता नहीं मिलती है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी सभापति को नहीं देता है, तो स्पीकर करता है। स्पीकर नहीं है, अनुपस्थित है, तो डिप्टी स्पीकर, वो भी नहीं है तो उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है कि कब हम संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते। अभी तक हमने देखा कि किस परिस्थिति में हम संयुक्त अधिवेशन की बैठक को हम बुला सकते हैं, ज्वाइंट सेशन को हम कब बुला सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसके बारे में हम जान लिए। अब जान लेते हैं कुछ अपवाद, है ना, कि किस कौन सा ऐसा विधेयक होगा, कौन सा ऐसा विधेयक होगा जिसपे हम संयुक्त अधिवेशन को, ज्वाइंट सेशन को नहीं बुला सकते हैं। तो जो पहला है अपवाद हम देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहला है कि धन विधेयक। धन विधेयक अगर होगा, अगर धन विधेयक को पारित करना होगा, तब हम संयुक्त अधिवेशन को, ज्वाइंट सेशन को नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते, क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा है कि एक एम्बुलेंस की तरह होता है, जैसे एम्बुलेंस को कभी नहीं रोक सकता है, वैसे धन विधेयक को हम कभी नहीं रोकते हैं, इसको जल्द से जल्द पारित कराया जाता है। और क्या होगा दूसरा, दूसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन को नहीं बुला सकते हैं। और इसकी अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य होता है। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अगर आपसे प्री में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति ऐसा कौन सा अनुमति है जो देने के लिए बाध्य होता है, तो संविधान संशोधन विधेयक को अगर पारित कराना होगा तो राष्ट्रपति बाध्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य होता है अनुमति देने के लिए, किसके, संविधान संशोधन विधेयक को। तो प्री में आपसे पूछा भी जा सकता है, और पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके लिए वो बाध्यकारी होता है अनुमति देने के लिए, तो संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है, ऐसा बिल है जो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए इसके लिए बाध्य होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, कि संयुक्त अधिवेशन को कब कब बुलाया गया है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मेंस में लिखने को आ जाता है, तो एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, इससे ज्यादा नंबर मिलते हैं आपको जितने एग्जाम्पल आप देंगे। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है कि दहेज प्रतिशोध को रोकना। दहेज, एक मिनट, दहेज प्रतिषेध में रोकना। ठीक है, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक थी 3 बार बुलाई गई। जो पहला कारण था कि दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए बुलाया गया था। दूसरा, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक। दूसरा, बैंकिंग सेवा
आयोग, जिसको बोलते हैं निरसन विधेयक। ठीक है, निरसन विधेयक। तीसरा क्या था हमारा? तीसरा हमारा आतंकवाद रोकथाम विधेयक। आतंकवाद रोकथाम विधेयक। तो हमारे 3 हो गए। 3 ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें संयुक्त अधिवेशन की मीटिंग बुलाई गई थी, और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। जो पहला था दहेज प्रतिषेध मतलब दहेज रोकने की प्रथा का विधेयक, और दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक, तीसरा आतंकवाद रोकथाम का विधेयक। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हमने दिए जिसके द्वारा बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन अभी तक, है ना, आर्टिकल 108 के माध्यम से। अब देख लेते हैं कि जब विधेयक पे प्रभाव क्या पड़ता है। विधेयक पर प्रभाव क्या पड़ता है जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है या रोक लिया जाता है, तब प्रभाव क्या पड़ता है। अब हम देखेंगे कि विधेयक पर प्रभाव क्या पड़ता है। विधेयक पर प्रभाव, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए लोकसभा का विघटन होता है ना, लोकसभा का अगर विघटन होता है तब क्या प्रभाव पड़ता है ना। पहला हम देखेंगे कि लोकसभा का विघटन का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें 2 प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। पहला जो है कि विधेयक समाप्त हो जाएगा या विधेयक समाप्त नहीं होगा। पहला, विधेयक समाप्त हो जाएगा, या दूसरा समाप्त नहीं होगा, है ना। 2 प्रकार हो गए कि विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है, या तो समाप्त नहीं होगा। जब विधेयक समाप्त होने को क्या कहते हैं? लैप्स कहते हैं, लैप्स। ठीक है, लैप्स कहते हैं, जिसका हिंदी है व्यपगत। पेपर में आप देख सकते हैं व्यपगत, है ना। अगर मान लीजिए व्यपगत लिख के आ जाता है तो उसका क्या मतलब हुआ? समाप्त होना। ठीक है, व्यपगत का मतलब समाप्त होना। अब बात आती है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात होगी। तो विधेयक समाप्त कब कब हो जाता है, कब विधेयक लैप्स होगा, कब विधेयक लैप्स नहीं होगा। तो ऐसे 2 पॉइंट है जिसमें विधेयक लैप्स होगा। 2 पॉइंट सिर्फ है जिसमें विधेयक लैप्स होगा। जो पहला है हमारा, पहला है कि लोकसभा में लंबित हो। पहला है लोकसभा में लंबित हो। लंबित हो मतलब पेंडिंग हो। ठीक है, पेंडिंग, लोकसभा में रुका हो। अगर लोकसभा में लंबित होगा या रुका होगा तब क्या होगा? तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, विधेयक लैप्स हो जाएगा। लैप्स कब होगा? जब लोकसभा में लंबित होगा या पेंडिंग होगा। दूसरा क्या है? लोकसभा ने पारित किया हो और राज्यसभा में पेंडिंग हो। दूसरा हमारा कि लोकसभा में पारित हो और राज्यसभा में पेंडिंग हो या लंबित हो, तब भी क्या हो जाएगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा, या ऐसे कहेंगे हम विधेयक लैप्स हो जाएगा। तो कब विधेयक लैप होगा? लोकसभा में पेंडिंग हो या लोकसभा ने उसको रोक रखा है, लोकसभा में लंबित हो, या लोकसभा में यहाँ पारित हो गया, राज्यसभा में अगर वो पेंडिंग है, तब जाके विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगर आपसे प्री में पूछा जाता है कि विधेयक समाप्त कब हो जाता है, लोकसभा के विघटन से क्या प्रभाव पड़ता है, और विधेयक समाप्त कब होता है, या विधेयक लैप्स कब होता है, व्यपगत कब होता है, तो बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। बस 2 पॉइंट कि तभी जाके विधेयक क्या होगा? व्यपगत होगा, लैप्स होगा। बाकी किन्हीं कारणों से भी विधेयक पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। बस यही 2 कारण है, यही 2 कारण है जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है या विधेयक लैप्स होता है, बाकी नहीं। तो अगर ये पॉइंट आपको याद रहेंगे तब तो आप क्वेश्चन सही करेंगे। अगर आपको 2 पॉइंट नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन आपका गलत ही हो जाना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में अगर पेंडिंग होगा तब भी विधेयक लैप्स हो जाएगा, अगर लोकसभा में पारित हो गया हो और राज्यसभा में पेंडिंग होगा तब भी विधेयक लैप्स हो जाएगा। ठीक है,
तो समाप्त कब नहीं होता? बस ये 2 कारण है जिससे समाप्त होता है, बाकी किन्हीं कारणों से विधेयक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही 2 कारण है जिसपे विधेयक पे प्रभाव पड़ता है, बाकी कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसपे विधेयक पर प्रभाव पड़ेगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज हमने समझ लिया कि विधायी कार्रवाई हमने आज खत्म कर ली है। कल हम देखेंगे कि बजट कैसे पारित होता है, ठीक है, बजट पारित करना हम कल सीखेंगे। आज हमने कानून बनाने की प्रक्रिया अच्छे से समझ ली है, कल हम देखेंगे कि बजट कैसे पारित किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।